नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी टीचिंग मेथड्स इन हिंदी। हिंदी जो शिक्षण विधि हैं उनके इम्पॉर्टेंट 130 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जी हाँ, 130 से अधिक प्रश्न करेंगे, जिसके यह आपका चौथा पार्ट है। पार्ट नंबर 4 है हिंदी पेडागोजी बाई जायसवाल सर। इसके पहले 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग ये तीनों पार्ट नहीं देखें तो आई बटन पे यहाँ पे लिंक भी बना दी गई है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सभी क्लासेस, सभी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली है, टीचर्स फैमिली है। और इस क्लास में भी हम महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करने वाले हैं इस पार्ट में भी। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आपका फीडबैक जानते हैं, 25 में से आपका स्कोर क्या है। और क्लास शुरू करने के पहले एक मन में आपको ठान लेना है, और मन में हमें क्या ठान लेना है कि अपनी आज़ादी के सुवर्ण दरवाजे को खोलने की एकमात्र चाबी है, और वह चाबी सभी लोग जानते हैं, शिक्षा है। इसलिए हमारा हर एक क्लास में, हर एक वर्ड में रहता है शिक्षा ही प्रकाश है। हम कहते हैं ना अक्सर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद, वंदे मातरम, ये ऐसे शब्द जो हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं प्रश्न की। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि रसानुभूत किस शिक्षण की विशेषता होती है। तो रसानुभूत जब भी जिक्र होता है, सभी लोग जानते हैं, यह पद शिक्षण की ठीक है विशेषता होती है। क्योंकि पद और जो कविता होता है, ये पाठ में अक्सर हमें एक क्या होता है, एक क्या मिलता है, रसानुभूत होती है, आनंद की अनुभूत होती है। जैसे बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब भी ये कविता का पाठ हम पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, ठीक है, देखते हैं, सुनते हैं, तब अपने अपने अंदर के वीर रस की अनुभूत हो जाती है। आइए इसी के साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अभी तक हम 76 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि किस विधि प्रणाली में शिक्षक जो है कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है। देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, मेरे से छोटे हैं, मेरे से बड़े भी होंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग, मैं ठीक है, हो सकता है अधिकतर आप मेरे से बड़े ही होंगे, मेरे समकक्ष होंगे। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन गृहिणी सभी से निवेदन है, क्लास को कंटिन्यू अटेंड करते रहें, प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक अवश्य करिएगा। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस विधि प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है। तो वह कहलाता है व्यास प्रणाली या विधि। कौन सी व्यास प्रणाली या व्यास विधि जो होती है, इस विधि प्रणाली में शिक्षक क्या करता है, कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है, व्यास प्रणाली। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप लोगों के आ चुका है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। बहुत आसान प्रश्न है कि खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है, और टीटी भर्ती के लिए यह 100% 101 सिलेक्शन वाला प्रश्न है। रिपीटेड प्रश्न है, कई बार जिक्र हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा जाता है। देखिए, खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है, किस पर किया जाता है, सभी लोग जानते हैं, प्रश्नोत्तर द्वारा। जी हाँ, खंडान्वय मतलब खंड कर देना, किसी भी भाग को खंड या टुकड़ों में बांट देना, वह क्या कहलाता है, खंडान्वय प्रणाली। और इसके भावों का स्पष्टीकरण सबसे किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रश्नोत्तर द्वारा जो है किया जाता है। कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर से जरूर जुड़िए, लिंक दे दूंगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया, जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको काफ़ी सारा मोटिवेट करती हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, और आप सभी लोग जानते हो कि हमारा एक मोटिवेशन चैनल भी है। मोरल मोटिवेशन में कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, मोरल मोटिवेशन चैनल है हमारा। और जो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, विजय जायसवाल ब्लॉग हमारा एक चैनल है। ठीक है, तो अगर आप लोग विजिट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो एक प्रेरणा लेते एक मोटिवेशन के तौर पर। अगला प्रश्न है, भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है। तो जो भाषा संसर्ग प्रणाली होती है उसमें किस पर विशेष महत्व दिया जाता है, सभी बताइएगा। इसमें व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष महत्व दिया जाता है। ये वर्ड आपको ध्यान देना है, जो भाषा संघ प्रणाली में विशेष महत्व अगर पूछा जाता है तो आपको कौन सा ऑप्शन करना है, व्यवहारिक ज्ञान पर ज़्यादा। भाषा संसर्ग प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष महत्व दिया जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली। हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक, और आप जानते हैं शिक्षक भर्ती में इसका कितना जिक्र है, मनोवैज्ञानिक का, साइकोलॉजी का।
ठीक है, पेडागोजी शिक्षण शास्त्र, शिक्षण विधियां जो सबसे इंपॉर्टेंट है। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित जो प्रणाली है वह पाठ्य पुस्तक प्रणाली है। ये अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। लेकिन जो आपकी आगमन, निगमन और भाषा संसर्ग प्रणाली या विधि है, ये तीनों जो विधियां हैं ये आपके व्याकरण शिक्षण में मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। लेकिन पाठ्य पुस्तक प्रणाली यह अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला, शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है। आप सभी शिक्षक हैं, आप बच्चों को क्या करते हैं, गद्यांश को शुद्ध पढ़कर बताते हैं। लेकिन बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनता भी है, तो हमें या इसे हम क्या कह सकते हैं, आप शुद्ध गद्यांश शुद्धता पूर्वक बच्चों को पढ़कर बताते हैं। बच्चे अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। क्या कहेंगे, आदर्श वाचन यहाँ पे हम कहा जाएगा, आदर्श वाचन। जी हाँ, अगला प्रश्न स्क्रीन पर। निगमन विधि का जिक्र हुआ है, आगमन निगमन विधि, ठीक है, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, ये जो महत्वपूर्ण विधियां हैं इसका वीडियो भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप डेली क्लास अटेंड करते हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। निगमन विधि पूछा जा रहा है, तो निगमन विधि जो हमारी कहलाती है, कौन सी विधि, ये सभी लोग बताइए। मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक है, कुछ कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं, सभी बताइए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये आपको कमेंट करके बताना है कि निगमन विधि कौन सी विधि कहलाती है, मनोवैज्ञानिक या अमनोवैज्ञानिक, या इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर मत देखिएगा, अपने से थोड़ा सा सर्च कीजिए और खोजिए, हमारा उत्तर गलत भी हो सकता है, ठीक है, जो हम नहीं बोलते हैं। इसलिए जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो हमारा उत्तर कॉपी नहीं करना है, आपको सर्च करना है, खोजना है, अपने मन मस्तिष्क के द्वारा रिप्लाई करना है। प्रासंगिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है, प्रासंगिक अवस्था, और ये अवस्था कौन सी कहलाएगी, ये भी हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं उत्तर की, आंसर की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बालक जो है भाषा सीखता है, किसके द्वारा सीखता है, पहले सुनता है, फिर उस पर निरीक्षण करता है, फिर अनुसरण करता है। प्रारंभिक अवस्था, जब बच्चे पहले विद्यालय में जाता है या ट्यूशन में जाता है, तो बच्चा पहले क्या करता है, शिक्षक का, अध्यापक अध्यापिका का, टीचर्स का श्रवण करता है, सुनता है, फिर उस पर निरीक्षण करता है, फिर उसका अनुसरण करता है। निरीक्षण मतलब ये भी देखता है ना बच्चा कि शिक्षक जो है सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, निरीक्षण भी करेगा, इसके बाद ही आपका बच्चा वह अनुसरण करता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी को नमस्कार करते हैं और आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न इम्पोर्टेंट है, और एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है, मैं छोटी छोटी बातें बीच में कहता रहता हूँ, जो आपके अंदर मेरी कोशिश है मोटिवेशन बना रहे। अगर आप अपने रूम में सबसे होशियार विद्यार्थी हैं, अक्सर बच्चा का होगा, आप भी बचपन से गुजर चुके हैं, अगर ऐसा बच्चा है कि अगर आप अपने या कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं आप लोग, अगर आप अपने रूम में, आप अपने क्लास में सबसे होशियार विद्यार्थी हैं, तो आप गलत रूम में हैं या तो गलत स्कूल में हैं, ये जान लीजिएगा। अगर आप सबसे पहले आप अपने आप में होशियार मानते हैं, तो आप गलत कक्षा में हैं, या गलत विद्यार्थी हैं, या गलत स्कूल में हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त जो विधि कहलाती है वह हमारी आगमन विधि कहलाती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ये बच्चों के लिए मोटिवेशन था। और देखिए, हमेशा देखिए, ज्ञान वो सोना है जो कमाया पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं, पर ज्ञान को नहीं किया जा सकता। ज्ञान ऐसा सोना है जो कमाया नहीं जा सकता। पैसों की व्यवस्था आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान को नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान वह सोना है, उस सुनहरे अवसर को प्राप्त कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। बेहतर या बेटर दोनों चीज़ें सेम है, समझने वाली बात है। मौन वाचन से लाभ क्या होता है, अक्सर हम जब मौन वाचन करते हैं, एक रूम में बंद होकर पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो जब मौन वाचन करते हैं, मौन पठन करते हैं, तो उसका लाभ क्या होता है, उसका लाभ यह होता है अवकाश के समय सदुपयोग कर लेते हैं, छुट्टी के समय मौन वाचन, ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो शिक्षण में, टीचिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह क्या होता है, मेथड्स में क्या होता है, सभी बताइए, उद्देश्य का निर्धारण होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, इस प्रश्न को हम मोस्ट कैटेगरी पर रखेंगे साथियों, ठीक है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। शैक्षिक मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं वह कौन सा होता है, वह होते हैं 8। जी हाँ, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य 8 होते हैं।
हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ जीतने पे ध्यान देता है। और आप जीतने वाले विद्यार्थी हैं, आप जीतने वाले भाई बहन हैं, ये आपको ध्यान देना है। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस किस्मत पे भरोसे नहीं बैठना है, अपने कर्म पर, अपने कार्य के भरोसे बैठना है। ठीक है, तो शैक्षिक मूल्यांकन के जो 8 उद्देश्य हमने बताए थे, ये 8 उद्देश्यों में जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, एक निदान होता है, एक अन्वेषण एवं शोध कार्य है, संशोधन है, और एक है अभिभावकों। टोटल 8 उद्देश्य होते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं। जो निदान विधि है या निदान परीक्षण विधि के प्रकार कितने होते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार होते हैं ये भी हम बात करेंगे। पहले समझ लीजिए, व्यक्ति केंद्रित परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण के 2 रूप होते हैं। पहला होता है व्यक्ति केंद्रित। इस परीक्षण में बालक की विशेष कमजोरियों अथवा विशेषता का परिचय प्राप्त किया जाता है। दूसरा होता है समूह केंद्रित। इसमें विशिष्ट समूह की सामूहिक त्रुटियों अथवा कमजोरियों को जो है ज्ञात किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत आपको बताना है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी होता है, और जीवन से जुड़ने का सिद्धांत भी होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसके बाद 10 प्रश्न और बचे हुए हैं। साथियों, रेखीय अभिक्रमिक अन्वेषण का दूसरा नाम क्या है? ये जो हमें महत्वपूर्ण विधियों के बारे में हमने बताया था, महत्वपूर्ण विधियां 100% हमने आपको बताया था। वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो जरूर आप जानते होंगे। 200 महत्वपूर्ण विधियों की हमने बात की थी। जी हाँ, हम इंड स्क्रीन पर वीडियो भी दे देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। रेखीय अभिक्रमिक अन्वेषण का दूसरा नाम होता है बाह्य अभिक्रमिक अन्वेषण। रेखीय मतलब बाह्य। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोई भी त्रुटि हो, कोई भी शंका हो, संदेश हो, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पर्सनल संदेश हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसाय मानी जाती है? सैनिक विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अभिमृत विधि, अनुदेशन विधि कह सकते हैं इसको, अनुकरण विधि कह सकते हैं। तो ऐसी विधि जो अपेक्षाकृत व्यवसायाध्याय मानी जाती है, तो वह विधि कहलाती है भाषा शिक्षण यंत्र विधि। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न के 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है। क्या है साथियों? जो सूक्ष्म शिक्षण है वह अध्यापन नियंत्रित का एक अभ्यास सूत्र है, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी? ये सूक्ष्म समझ गए हैं, पहचान गए हैं, और वह आपका एलन और यू। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप लोग समझ गए होंगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अध्यापक का सहमत में सिर हिलाना किस पुनर्वलन के अंतर्गत आता है? अक्सर आप बच्चों को देखते होंगे, आप बच्चों को जो समझाते हैं कि 2+2 बच्चे हो गए, तो बच्चे बोलते हैं हाँ सर 2+2 4 हो गए, समझ गए, सिर हिला देते हैं। तो यह जो किस पुनर्वलन का अंतर्गत आता है? जो हम डेली करते हैं वही सारी साइकोलॉजी, वही मनोविज्ञान है, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन कहलाता है। अशाब्दिक मतलब बोल कर नहीं, केवल हिलाकर, एक संकेत के द्वारा, इसलिए यह अशाब्दिक हो गया। ठीक है, तो अध्यापक का सहमत से सिर हिलाना, बच्चे का किसी भी व्यक्ति का सहमत होकर सिर हिलाना, वह कहलाता है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन के अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न जो है, संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम, ये सारे घटक जो हैं किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं? तो ये गांठ बांध कर याद कर लेना, जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है, संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम, ये सारे जो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल के या उद्दीपन परिवर्तन कौशल सूक्ष्म शिक्षण के घटक कहला जाते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। सारे नोट्स पीडीएफ फाइल, लगभग आपको 1000+ नोट्स पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ये नोट कर लेना है। श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? यहाँ पे 3 कौशल दिए गए हैं, एक कौशल नहीं दिया गया है, वह होता है कौन सा, सभी बताइएगा। श्रवण, पठन, लेखन, ये जो उद्देश्य हैं इनके किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं कौशलात्मक। मैंने कहा ना, कौशल के नाम दिए गए। ये 4 महत्वपूर्ण कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना।
तो कौशलात्मक यह उद्देश्य कहला जाते हैं। 5 प्रश्न और बचे हुए हैं। सीतावाद किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो सीतावाद, वाद आपने पढ़ा होगा, माँ सरस्वती की अभिनंदना प्रार्थना करते हैं हमेशा आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के साथ सुनहरे अवसर के लिए। तो सीतावाद किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? एक श्रव्य है, यहाँ पे हम सुनते हैं बढ़िया, ठीक है, अच्छी धुन लगती है। और माँ सरस्वती की एक बार वंदना भी नाम आ गया है तो जिक्र आ गया है। हमने स्कूल में पढ़ा करते थे, आरती किया करते थे, आज भी हमें याद है कि वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे मात भवानी जग कल्याणी, मात भवानी जग कल्याणी, वेदों ने तेरी महिमा न जानी, जय 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 हो वीणावाणी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिक्र आ जाता है। तो मूल्यांकन शिक्षण में आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है साथियों? ब्लूम के द्वारा। जब भी आयाम शब्द आए ये नोट कर लीजिएगा, आयाम का किसके साथ जिक्र हुआ है? ब्लूम के साथ जिक्र हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ब्लूम मतलब आयाम, आयाम मतलब ब्लूम, ये दोनों। ठीक है, तो मूल्यांकन शिक्षण में आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्रोफेसर ब्लूम के द्वारा किया गया था, नोट कर लेना है। और सबसे बेस्ट प्रश्न यह है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है? 28 मिनट, 30 मिनट, 42 मिनट या 36 मिनट होती है? सभी कमेंट करके बताइए। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न अब तक के जो ये हम प्रश्न किए हैं, ठीक है, 25 प्रश्न की इस पार्ट में सबसे बेस्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कौन है, और इसको हम VVIP प्रश्न करेक्टी पर रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की दृष्टि से संभावित प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण की चक्र की जो अवधि कहलाती है 36 मिनट कहलाती है। और ये 36 मिनट कैसे कैसे आते हैं ये भी हम बात करेंगे। शिक्षण के 6 मिनट होते हैं, प्रतिपुष्टि के 6 मिनट होते हैं, पुनः पाठ योजना के 12 मिनट होते हैं, पुनः शिक्षण के 6 मिनट होते हैं, पुनः प्रतिपुष्टि के 6 मिनट होते हैं, यानी सभी के 6 मिनट होते हैं, केवल पुनः पाठ योजना के 12 मिनट होते हैं। इन सबको मिलाकर सूक्ष्म शिक्षण चक्र 36 मिनट का पूरा संपूर्ण होता है। इसके टोटल 6 चरण हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण को चक्र को पूरा होने में मानक जो समय अवधि है वह 36 मिनट है, आधे घंटे से ज़्यादा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि इकाई योजना का पद नहीं। तो पहले ये जान लीजिए इकाई योजना के पद कौन कौन है। शिक्षण विद्यार्थी क्रियाएं निश्चित करना, उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना, संपूर्ण इकाई को जो है उप विभागों में बांटना, ये तीनों इकाई योजना के पद हैं। लेकिन आपका जो प्रस्तावना प्रश्न लिखना ये कोई इकाई योजना का पद नहीं होता है, यूनिट योजना का पद नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। बाकी आपका 100 प्रश्न है जो कि आज के पार्ट का मॉक क्वेश्चन रहेगा। और आज के पार्ट का मॉक क्वेश्चन यह है कि सूत्रलेख विधि का उद्देश्य क्या नहीं है? लेखन गति का विकास, वाचन गति का विकास, एकाग्रचित्ता का विकास, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास। तो सूत्रलेखन विधि का क्या उद्देश्य नहीं, आपको कमेंट करके बताना है। 3 उद्देश्य हैं और एक नहीं है, वही आपको चूज करना है। और 25 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर आपके कमेंट का वेट करता रहूँगा, आपके कमेंट का वेट करूँगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। और अंत में एक चीज़ और बोलूँगा कि मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर देना है, मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर देना है कि जीतना है भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास लिख के देना है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद शिविका।